हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, आधे ऐतिहासिक काल को कंप्लीट करा दिया था। अब बात करते हैं आगे ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड रहता है वो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक का, यानी अब तक का समय क्या है, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में जो हम सबसे पहले यूनिट पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के प्रजातीय समुदाय। और उत्तराखंड में आने वाला जो पहला प्रजातीय समुदाय वो कोल प्रजातीय समुदाय है। फिर कोलों के बाद किरात आते हैं, और किरात के बाद आपके खस आते हैं, खस के बाद शक आते हैं, और उसके बाद बोठांतिक आते हैं। बात कर लेते हैं हम राजवंश के, उत्तराखंड के जो राजवंश है। तो सबसे पहले हम इसमें यूनिट पढ़ेंगे कुणिद राजवंश, और उसके बाद कृतरपुर राजवंश, और उसके बाद पौरव राजवंश, फिर आपके कत्यूरी राजवंश आते हैं, और उसके बाद आपका जो है चंद्र राजवंश आता है, फिर आपके परमार राजवंश पे बात कर लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक लाए हम उत्तराखंड का प्रजातीय समुदाय है। उत्तराखंड का प्रजातीय समुदाय, तो उत्तराखंड का जो पहला प्रजातीय समुदाय है वो कोल प्रजातीय समुदाय है। यानी उत्तराखंड में आने वाला जो पहला प्रजातीय समुदाय है वो कौन सा है, तो वो आपका कोल प्रजातीय समुदाय है। अच्छा, अगर कोलों की उत्पत्ति बोली जाती है कि कोल कहाँ से आता है, यानी अगर हम बात करते हैं इस उत्तराखंड की कि ये आपका उत्तराखंड है और इधर आपका बगल में नेपाल है, यानी कोल प्रजातीय समुदाय का जो प्रारंभिक निवास स्थान है या उत्पत्ति मानी जाती है वो नेपाल से मानी जाती है। यानी नेपाल में एक कोलीय राजवंश रहता था, और कोलीय राजवंश से ही क्या है, कोलीय की उत्पत्ति होती है। और सबसे पहले जब ये उत्तराखंड आते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड जो है ये पिथौरागढ़ के सबसे पहले डीडी हाट में आते हैं, फिर उसके बाद मुनस्यारी और गंगोली हाट में आता है। अर्थात ये उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्रों में क्या है, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि जो मुंड और शबर है, यानी ये जो मुंड और शबर है ये कोलों के नाम है, और कोलों के नाम है, और कोलों को जो है मुंड और शबर भी कहते हैं। इसके अलावा आपको कुलिया भी कहा जाता है, और इसके अलावा दस्यु भी इन्हें कहते हैं। दस्यु भी किसे कहते हैं, कोलों के नाम है। और इसमें जो मुंड और शबर नाम दिए हैं कोलों को, ये किसने दिए है, ये दिए आपके डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। किसने दिए है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने जो है ये नाम दिया है मुंड और शबर। तो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मुंड और शबर जो है कोल प्रजातीय समुदाय के जो नाम दिए वो किसने दिया है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने। मुंड और शबर किसे कहता है, तो कोलों को ही कहा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, इतिहासकार है एक हमारे मजुमदार जी, और ये मजुमदार ने जो है कोलों को जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति से संबंधित बताया है। यानी इन्होंने क्या बताया कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित कहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कोलों को प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से प्रजाति से संबंधित बताया तो किसने, एमजी मजुमदार ने। अगर हम इन जानकारी के बात करें कि कोलों के बारे में जो जानकारी मिलती है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोलों के बारे में जो जानकारी मिलती है, यानी जो मोहनजोदड़ो का जो शिलालेख है उसमें जो है राजा मंदाता का उल्लेख मिलता है, और जो तत्कालीन समय में क्या है, एक क्षत्रिय सूर्यवंशी शासक था। कौन था, एक क्षत्रिय सूर्यवंशी शासक था, ये राजा मंदाता। और हम बात करते हैं कि रुद्रप्रयाग के ओंकारेश्वर मंदिर से जो हमें एक राजा मंदाता का शिलालेख प्राप्त होता है। किसका, राजा मंदाता का शिलालेख प्राप्त होता है, जिसमें इसने उत्तराखंड के इस पर्वतीय क्षेत्र को क्या है 10 अलग अलग भागों में या अलग अलग राज्यों में बांटा। उसमें से जो आपके 10 राज्य आते थे, इधर आपका मल राज्य, और दूसरा आपका आता था इसमें जनक राज्य, और इसमें आपके आते थे विदेह राज्य, यानी अलग अलग राज्य आते थे। और इसी में आपका जो एक राज्य आता था कोलीय राज्य, और इसी में एक कोलीय राज्य आता था, और इसी में आपका एक शाक्य राजा आता था। कौन सा, शाक्य राज्य। शाक्य राजा भी इसी में आता है। तो जो अगर हम बात करें जो इसमें जो कोलीय राज्य है, कौन सा राज्य, कोलीय राज्य। तो कोलीय राज्य में जो है राजा था, एक शासक था, एक अंजना जिसकी पुत्री कौन थी, ये यहाँ पे एक शासक था, राजा था यहाँ पे कोलीय राज्य का, राजा अंजना। और इसकी जो पुत्री थी वो थी महामाया। यानी इस महामाया यानी राजा अंजना की जो पुत्री है महामाया, इसका जो विवाह हुआ था वो हुआ था शाक्य राज्य के जो शासक था शुद्धोधन के साथ क्या है, इस महामाया का विवाह हुआ था।
और महामाया और शुद्धोधन से जो उत्पन्न जो पुत्र था वो कौन था? वो आपका सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ वही जो जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं या कोलों का वंशज ही माना जाता है। ठीक है, जो ये कोल्हे कबीले का इतिहास है, ये पुस्तक किसकी है? तो ये बच्चू भाई की है। किसकी है? बच्चू भाई की पुस्तक है। तो ये यहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है कोल्हे कबीले की इतिहास जो पुस्तक है। और ये किसकी पुस्तक है? बच्चू भाई की पुस्तक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कोल्हे कबीले का इतिहास पुस्तक किसकी है? तो ये बच्चू भाई की पुस्तक है। और इनके आराध्य देवता कौन थे कोलों का? तो कोलों का आराध्य देवता भगवान शिव थे। और कोलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये निकल गया है कि कोलों के घरों या निवास स्थान को क्या कहते थे? यानी जो इनके जो घर होते थे या निवास स्थान होते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे ये कुमार कुमारी ग्रह कहा जाता था। क्या कहते थे? कुमार कुमारी ग्रह कहा जाता था। कोल प्रजाति के नाम पर ही क्या है? इन्होंने एक कोलाबा शहर बसाया था। कोल प्रजाति के नाम पर इन्होंने क्या है? कोलाबा शहर बसाया था, जो आपका कहाँ है? पिथौरागढ़ या नेपाल के क्षेत्र में पड़ता है, यानी बाउंड्री के आसपास ही पड़ता है कोलाबा शहर। तो ये कोलों ने ही बसाया था। ठीक है, जो ये पुस्तक है कोल्हे कबीले का इतिहास, इस पुस्तक में क्या कहा गया है? इस पुस्तक में लिखा गया है कि जो कोल है वो मध्य भारत या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाला क्या है? पहले प्रजातीय समुदाय था। और कोल न केवल उत्तराखंड बल्कि क्या है? संपूर्ण भारत का पहला जो है प्रजातीय समुदाय माना जाता था ये। ठीक है, अब आगे चलते हम। नेक्स्ट आपका हम पढ़ेंगे किरात प्रजातीय समुदाय को। तो जो कोलों की सत्ता जो समाप्त करी वो किसने करी? वो किरात प्रजातीय समुदाय ने समाप्त करी। यानी उत्तराखंड में जो कोलों की सत्ता को समाप्त किया वो कोल प्रजातीय समुदाय ने समाप्त किया। इसीलिए उत्तराखंड में जो दूसरा प्रजातीय समुदाय है उत्तराखंड में आने वाला वो कौन सा है? वो आपका किरात है। अच्छा, अगर हम बात करें कोलों का व्यवसाय क्या था, तो कोलों का जो व्यवसाय है वो कृषि करना था। कोलों का व्यवसाय कृषि करना था। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड में आने वाला जो दूसरा प्रजातीय समुदाय है वो किरात प्रजातीय समुदाय है। किरात प्रजातीय समुदाय क्या है? उत्तराखंड में आने वाला जो है दूसरा प्रजातीय समुदाय है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो किरात है वो नेपाल में रहने वाला क्या है? एक जनजातीय समुदाय था। नेपाल में रहने वाला क्या है? एक जनजातीय समुदाय था जो नेपाल से क्या है? भारत या उत्तराखंड क्षेत्र में आया था। जबकि कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि जो किरात लोग हैं वो मध्य एशिया या मंगोल क्षेत्र से भारत आए थे या उत्तराखंड आए थे। यानी कुछ इतिहासकार ज़्यादातर इतिहासकार ये बोलते हैं कि ये जो किरात है ये जो है भारत में मंगोल क्षेत्र से आए थे। यानी भारत में जो है मंगोल क्षेत्र से आए थे, उत्तराखंड में आए थे ये मंगोल क्षेत्र से। और ये जो किरात है, किरात शब्द का जो अर्थ होता है कौन सा? जो किरात है, किरात का अगर हम बात करें कि किरात का अगर हम बात करें तो कीर प्लस ती, यानी किरात जो शब्द है वो किराती से लिया गया है। और जो कीर है, कीर का जो अर्थ होता है वो आपका सिंह होता है। और ती का मतलब के समान लोग, यानी किराती शब्द का शाब्दिक अर्थ है। और अगर हम बात कर रहे हैं इनकी जानकारी, तो किरातों के बारे में जो जानकारी मिलती है वो आपकी क्या है? यजुर्वेद या सामवेद से जानकारी मिलती है। और फिर आपका स्कंद पुराण से भी क्या है? किरातों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो किरात प्रजातीय समुदाय है ये इनकी उत्पत्ति मानी जाती है मंगोलिया क्षेत्र से या मध्य एशिया से ये जो है भारत आए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये मध्य एशिया से क्या है? मंगोल क्षेत्र से भारत आए थे। और इनका जो व्यवसाय था वो क्या था? कृषि करना था या पशुपालन। और स्कंद पुराण में क्या है? किरात को भिल कहा जाता है। यह आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि स्कंद पुराण में किरात को क्या कहा जाता है? तो भिल शब्द का प्रयोग किया गया है किरातों के लिए। किसमें? स्कंद पुराण में। अगर हम बात करते हैं कि इधर आपका जो है टिहरी में जो है बिनसोन नामक पर्वत है। इस बिनसोन नामक पर्वत में ऋषि वशिष्ठ ने जो है यहाँ पे वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम और वशिष्ठ गुफा बनाई थी। और यहीं पे यानी इसी बिनसोन नामक पर्वत से बिनसोन नामक पर्वत से जो ये भिलंगना नदी के तट में यहाँ पे जो एक भिल जाति निवास करती थी। इस पर्वत में यहाँ पे भिलंगना नदी के
तट में या भिलंगना नदी के किनारे क्या है एक जाति थी, भिल जाति। तो ये यहाँ पे निवास करती थी। और भिलंगना नदी कहाँ मिल जाती है आपके, भिलंगना नदी जो है आपके भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है। और कहाँ मिलती है, ये गणेश प्रयाग में मिल जाती है भिलंगना नदी आपकी भागीरथी से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे कि जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार क्या है, किरातों को जो है उत्तराखंड का अस्थायी निवासी बताया गया है। यानी वन पर्व के अनुसार क्या है, किरातों को जो है उत्तराखंड का अस्थायी निवासी बताया गया है। यानी महाभारत से भी क्या है, किरातों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश का जो सांची स्तूप है, कौन सा स्तूप, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें कि किरात उत्तराखंड में सबसे पहले क्या है, पिथौरागढ़ जनपद आए थे। और पिथौरागढ़ जनपद की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ये पिथौरागढ़ में आए थे, ये आपका जो सबसे पहले आए थे यहाँ पे, ये आपका डीडी हाट और अस्कोट डीडी हाट हो गया, अस्कोट हो गया। तो इस क्षेत्र में क्या है, किरात सबसे पहले यहाँ बसने आए थे। यानी पश्चिमी नेपाल से आए थे। कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि पश्चिमी नेपाल से आए थे, और ज़्यादातर इतिहासकार क्या बोलते हैं कि मंगोलिया क्षेत्र से आए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि किरातों का जो मुख्य पेशा है शिकार करना क्या है, किरातों का जो है मुख्य पेशा था शिकार करना। और बात करते हैं हम आगे कि एक सांची का स्तूप है, तो मध्य प्रदेश के सांची स्तूप से जो है जानकारी मिलती है, क्या जानकारी मिलती है कि मौर्य शासक के द्वारा जो है किरात वंश के किसी शासक को क्या है दान देने के प्रमाण मिलते हैं। तो ये हमें सांची के स्तूप मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ आपका, मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से मौर्य शासक द्वारा क्या है किरात वंश के किसी शासक को क्या है दान देने के प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं जो किरातों की जो भाषा है वो कौन सी है, मुंडा या मुंड भाषा होती है। तो किरातों की भाषा कौन सी है, किरातों की भाषा जो है मुंडा या मुंड भाषा होती थी, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किरातों की जो भाषा है वो कौन सी है, तो मुंडा या मुंड भाषा है। और किरातों का राज्य चिन्ह की बात करें तो किरातों का जो राज्य चिन्ह है वो तीर कमान है। कौन क्या है, तीर कमान है। यानी इनके झंडों पर जो है तीर कमान बना होता था, इनके झंडों पर क्या होता था, तीर कमान बना होता था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि किरात जाति का जो वर्णन है वह आपको कालिदास की पुस्तक जो है रघुवंशम में भी मिलता है। और बाणभट्ट की पुस्तक, यानी जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की पुस्तक जो है कादम्बरी में भी क्या है किरातों के विषय में जानकारी मिलती है। और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका से भी क्या है किरातों का उल्लेख मिलता है। और वारा मिहिर की पुस्तक क्या है, वारा संहिता से भी क्या है इनके प्रमाण मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो स्कंद पुराण में किरातों क्या है बिल कहा गया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। और किरात जाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को ही मानते थे। और इनका जो आराध्य देवता था वो कौन थे, इनके भी भगवान शिव भी इनके आराध्य देवता थे। अगला प्रजातीय समुदाय आता है खस प्रजातीय समुदाय। खस प्रजातीय समुदाय पे हम बात कर लेते हैं। तो खस जो है मूल रूप से क्या है मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। तो खस प्रजातीय समुदाय जो है मूल रूप से मध्य एशिया के माने जाते हैं। और जो ये खस शब्द है ये जो है संस्कृत भाषा के क्षेत्रीय शब्द से लिया गया है। कौन सा, जो खस शब्द है ये संस्कृत भाषा के क्षेत्रीय शब्द से लिया गया है। क्षेत्रीय लोगों का जो प्रारंभिक जो निवास स्थान होता था वो आपका नेपाल माना जाता था। क्या माना जाता था, नेपाल माना जाता था। और जो क्षेत्रीय जो है वो नेपाल क्षेत्र की एक जो है लड़ाकू जाति होती थी। कौन सी, तो क्षेत्रीय जो है एक लड़ाकू जाति होती थी नेपाल की। और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में क्या है खस जाति के लोगों को जो है गोरखाला कहते थे। और पहाड़ी राजपूत और खस राजपूत कहा जाता था इन्हें, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो खस प्रजातीय समुदाय है कि कुछ इतिहासकार, उत्तराखंड के जो कुछ इतिहासकार है वो मानते हैं कि जो खस है वो नेपाल के पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों से क्या है उत्तराखंड में आकर बस गए थे। और इन्होंने यहाँ क्या है किरातों की सत्ता को क्या है समाप्त कर दिया था। आगे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड या भारत के ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि जो खस है वो मध्य एशिया से भारत आए थे या उत्तराखंड आए थे। और ये जो खस है
ये आर्यों की क्या एक शाखा थी, क्या आर्यों की एक शाखा थी। तो ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं। अगर हम बात करें तो ये मूलतः क्या है, नेपाल क्षेत्र से और मध्य एशिया के गांधार या कंबोज क्षेत्र से आए थे खस। तो जो खस प्रजाति समुदाय ये क्या है, ये भी हिंदू धर्म को मानते थे। खसों की अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो खसों की जो शारीरिक बनावट थी वो आर्यों से मिलती जुलती है, ठीक है। इसी कारण क्या इन्हें जो है आर्यों की संतान भी माना जाता है। उसके बाद इनकी जो मूल भाषा होती है, मूल भाषा इनकी जो है संस्कृत होती है। और इनकी जो भाषा है, इनकी जो मूल भाषा तो इनकी संस्कृत थी, क्योंकि क्या है, इनकी उत्पत्ति आर्यों से मानी जाती है। और उसके बाद इनकी भाषा मुंडा भी थी। तो मुंडा भी क्या है, इनकी भाषा थी जो आपके किरात की भी थी, ठीक है। तो मुंडा भाषा भी किसकी थी, तो ये भी इनकी भाषा थी। लेकिन जो आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मूल भाषा कौन सी थी खसों की, तो संस्कृत थी। अच्छा, इनके लोक देवता की बात करें तो लोक देवता इनका जो है मोस्टो है, यानी मोस्टो इनका लोक देवता है। और जो ये मोस्टो की जो पूजा करते थे, तो इस पूजा करने की पद्धति को ये क्या कहते थे, देवाली पद्धति कहते थे। यानी इनके जो लोक देवता है मोस्टा या मोस्टो, तो मोस्टो जो है इनके लोक देवता है किसके, खस के लोक देवता कौन है, मोस्टो है। और इस मोस्टो देवता की जो ये पूजा करते थे, तो पूजा करने की जो पद्धति थी इनकी, ये देवाली पद्धति बोलते थे। इसे क्या बोलते थे, देवाली पद्धति बोलते थे ये। उसके बाद जादू टोना तंत्र मंत्र और वशीकरण आदि पर विश्वास करते थे ये खस लोग। और यहीं पे क्या है, पूजा अर्चने की पद्धति क्या है, दिवाली, ठीक है। अब आगे चलते हम खसों में जो सामाजिक प्रथा थी। अच्छा, खसों के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो खसों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो पुराणों से भी मिलती है। और पुराण के जो स्कंद पुराण हो गया और वायु पुराण हो गया, इससे क्या जानकारी मिलती है। और स्कंद पुराण और वायु पुराण में जो है खस जाति के लोगों को क्या है, वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल से संबंधित माना गया है। और ये जो लोग हैं ये आर्य जाति के ही लोग थे। और फिर महाभारत के अनुसार क्या है कि महाभारत से भी जानकारी मिलती है। तो महाभारत के अनुसार जो है, या महाभारत के जो वन पर्व और सभा पर्व है उसके अनुसार, यानी 18 पर्वों में से जो 2 पर्व है, वन पर्व और सभा पर्व, इसके अनुसार क्या है, जो खस है, खसों के विषय में जो है यह जानकारी मिलती है कि जो खस है, खसों ने क्या है महाभारत के युद्ध में जो है कौरवों की तरफ से क्या है भाग लिया था। तो ये जानकारी हमें किसमें मिलती है, महाभारत के वन पर्व और सभा पर्व में जो हमें ये जानकारी मिलती है कि खसों ने क्या है महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से क्या है भाग लिया था। चलिए बात कर लेते हैं हम खसों में जो विद्यमान सामाजिक प्रथा थी। अगर हम बात करते हैं, पहली जो प्रथा है घर जमाई प्रथा। घर जमाई प्रथा क्या होती थी, तो इनकी जो घर जमाई प्रथा थी वो क्या होती थी, इनकी जो घर जमाई प्रथा थी वो इस प्रथा में क्या है, जो खस जाती है महिला या पत्नी के घर पर जो रहना ही क्या है, वो घर जमाई प्रथा थी इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं जैठो प्रथा। तो जैठो प्रथा कौन सी थी, जैठो प्रथा थी कि इस प्रथा के तहत क्या है, खसों में जो है सबसे बड़ा, यानी सबसे बड़ा या ज्येष्ठ पुत्र को जो संपत्ति का सर्वाधिक जो भाग दिया जाता था, ज्येष्ठ पुत्र होता था उसको क्या है सर्वाधिक संपत्ति का भाग दिया जाता था। तो इसीलिए क्या ये इनकी जैठो प्रथा थी। बात कर लेते हैं जठेला प्रथा की। जठेला प्रथा कौन सी होती थी इनकी, यानी इस प्रथा में क्या होता था, इस प्रथा में होता था कि यदि कोई स्त्री क्या है किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है, यानी अगर किसी स्त्री का क्या है, किसी स्त्री का अगर अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है, तो कोई स्त्री अगर किसी पुरुष से क्या है विवाह कर लेती है, तो उस पुत्री की जो पहली संतान होती थी उसे क्या है जठेला कहा जाता था, ठीक है। बात करते हैं टेकुआ प्रथा की। टेकुआ प्रथा क्या होती थी, टेकुआ प्रथा होती थी कि इस प्रथा के तहत क्या है कि यदि खस समुदाय की जो महिला होती थी, तो जो महिला का पति है वो कम उम्र में क्या है मर जाता था,
तो वह स्त्री क्या है अपने देवर या किसी अन्य पुरुष से क्या है विवाह कर सकती थी। तो ये क्या है टेगवा प्रथा थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं देवदासी प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि जो खस है वो अपनी जो बड़ी बेटी है तो बड़ी बेटी को क्या है मंदिरों में दान स्वरूप भेंट कर देते थे। इन्हें ही क्या है देवदासी कहा जाता था। तो ये आपकी देवदासी प्रथा थी। अब बात करते हैं राजशेखर यानी राजशेखर ने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी। इस कौन सी काव्य मीमांसा ग्रंथ है राजशेखर का काव्य मीमांसा ग्रंथ। तो इस काव्य मीमांसा ग्रंथ में जो है मध्य हिमालय में जो स्थित जो कार्तिकेयपुर नगर है उसका उल्लेख मिलता है। राजशेखर की पुस्तक का उल्लेख मिलता है। राजशेखर की जो पुस्तक है काव्य मीमांसा, इसमें जो है मध्य एशिया में स्थित कार्तिकेयपुर नगर का उल्लेख मिलता है। और यहाँ के शासक जो है खसादिपति को क्या एक महान सम्राट बताया गया है। और उसके बाद हम बात करते हैं तो 1885 ईस्वी में क्या है अंग्रेज़ों ने जो है खसों को शूद्र वर्ग में रख दिया था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।